कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी अच्छान से दूर होते हुए बोली, आज से आप पूरा रेस्ट करेंगे। अब कोई भी स्ट्रेस या वर्क बिल्कुल नहीं, ना ही हमें अभी किसी से बदला लेना है। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। शिवांगी बोली, प्लीज, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक मैं उन्हें माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस कुछ दिन उन सभी को इग्नोर करने के लिए कह रही हूँ। आपसे ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप ही सोचिए ना, हमारे लिए बदला जरूरी है या हम लोगों का साथ। अच्छांश बोला, ओके, लेकिन जब तक उन लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता आप पूरी सेफ्टी से रहेंगे। आप अपने बॉडीगार्ड को एक्टिव कर दीजिए, मैं भी अपने आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ। आपकी और शिवाची की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। शिवांगी बोली, अच्छांश थोड़ा शरारत से मुस्कुराते हुए, बीबी आप तो ऐसे ही मेरे होश उड़ाती हैं। इस वक्त तो मैं शर्टलेस हूँ, आपकी सांसें मुझे बहका रही हैं। शिवांगी अच्छांश की बात सुन जल्दी से उससे दूर हटते हुए, सोचिएगा भी मत, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। आप अपने मन को काबू में रखें। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़कर, लेकिन बीबी ये तो जुल्म है, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। शिवांगी बोली, दूर रहने को नहीं कह रही, लेकिन जो आप चाहते हैं अब वो नहीं होगा। वैसे भी कुछ देर पहले आपने खुद कहा था कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छांश बोला, अरे तो मुझे क्या पता था कि आप किस वजह से रो रही हैं, मुझे लगा कि। शिवांगी बोली, चुप करेंगे आप। अच्छांश शिवांगी के शर्म से लाल हुए चेहरे को देखते हुए, ये सांसों की खुशबू, चेहरे पर हया की लाली मुझे पास बुलाते हैं, लेकिन जुल्म देखिए मेरे दिलरुबा की, मुझे खुद से दूर रहने का फरमान सुनाते हैं। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, बस कुछ दिन मैं खुद आपसे दूर नहीं रह सकती, समझ रहे हैं ना आप। अच्छांश उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए, समझ रहा हूँ मैं जान, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। शिवांगी बोली, चलिए फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए, अब कोई भी दवाई स्किप नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही आपके डॉक्टर से बात करती हूँ। अभी कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। अच्छांश बोला, नहीं, आप भी इतना टेंशन मत लीजिए। शिवांगी बोली, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छांश हामी सिर हिलाते हुए बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। शिवांगी बेड ठीक करने के बाद नीचे आकर अनिकेत से अच्छांश का बैग लेती है। वो मेड को कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स का सलाद काटने को कहती है। ऊपर अपने कमरे में आकर अच्छांश के कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। उसकी दवाइयों का डब्बा लेकर नीचे चली जाती है। अनिकेत सारी दवाइयों का टाइम टेबल समझा देता है। शिवांगी बोली, डैड, हम उन्हें लेकर कल ही मुंबई के लिए निकलते हैं। अनिकेत जी, जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं मुझे उससे बात करवाइए। अनिकेत बोला, भाभी वो सब हो जाएगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम डोनर की है। शिवांगी बोली, आपने बताया ना कि उनके घर में किसी से मैच हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ले आएंगे। जानती हूँ कि इलाज में भी बहुत खर्चा होगा, लेकिन उतना मेरे पास है। उन्हें अच्छान सिंह की दौलत ही चाहिए ना, हम वो सब कुछ दे देंगे। डैड, मैं विवान और गरिमा को बुलाकर कुछ दिन के लिए ऑफिस उनके हवाले कर देती हूँ। आपको भी हमारे साथ चलना होगा, अभी उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए शिवाच पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी। उद्भव सिंह शिवांगी के सर पर हाथ रखते हुए, आपके डैड हमेशा आपके साथ है, मुझे पता है मेरी बेटी जरूर जीतेगी। शिवांगी बोली, डैड, हारने का ऑप्शन नहीं है इसमें, अगर हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो इतनी मुश्किल से मिला है। अनिकेत मुस्कुराते हुए, हम सब आपके साथ हैं भाभी। शिवांगी बोली, चलिए पहले सब नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद काम पर लगते हैं, हमारे लिए हर एक पल कीमती है। कुछ देर में अच्छांश भी नीचे आ जाता है। शिवाच्छ उसे देखते हुए टीवी देखना छोड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छांश भी मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। अच्छांश नाश्ते में दलिया और फ्रूट सलाद देखकर मुंह बनाने लगता है। ये देख शिवाच्छ हंसते हुए, पापा आपको भी दलिया पसंद नहीं। अच्छांश नाक सिकोड़ते हुए, दलिया भी कोई खाना होता है। शिवाच्छ बोला, यही तो मैं मम्मा को बताता हूँ, लेकिन वो हर दिन मुझे दलिया ही खिलाती हैं। शिवांगी बोली, आप बाप बेटे का कन्वर्सेशन हो गया हो तो नाश्ता करेंगे। अच्छांश बोला, लेकिन शिवांगी ये सच में मुझे नहीं खाया जाएगा। शिवांगी उसका प्लेट अपनी तरफ खींच एक चम्मच खाते हुए, मुझे तो कोई खराबी नहीं दिख रही, कहते हुए वो चम्मच अच्छांश की तरफ बढ़ा देती है। अच्छांश मुंह खोलते हुए खा लेता है। धीरे धीरे शिवांगी पूरे कटोरी का दलिया खिलाकर फ्रूट सलाद भी खिलाती है। वो लगातार कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी। उद्भव सिंह और अनिकेत मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवांगी अंतिम सलाद का टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए, लीजिए खत्म हो गया, अब चलिए चलकर आराम कीजिए। अच्छांश टेबल पर अपने खाली प्लेट को देखते हुए, ये सब मैंने खाया। शिवाच बोला, पापा मम्मा ने आपको भी बुद्धू बना दिया, कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छांश शिवाच को गोद में उठाते हुए, जी नहीं, वो तो पापा ने सोचा कि भूखे रहने से अच्छा है जो मिल रहा है वो खा लिया जाए। सभी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अच्छांश सोफे पर बैठ शिवाच के साथ टीवी देखने लगता है। दोनों निंजा हथौड़ी देखते हुए उसकी नकल भी कर रहे थे। शिवांगी, उद्भव सिंह, अनिकेत भी नाश्ता करने के बाद वहीं हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शिवांगी अच्छांश को उसकी मेडिसिन देती है। अनिकेत जयपुर वाले डॉक्टर से बात करके शिवांगी से बात कराता है। शिवांगी लैपटॉप
से वीडियो कॉल करते हुए उन्हें कनेक्ट करती है और उनसे अच्छांश की रिपोर्ट के बारे में सारी डिटेल अच्छे से समझ जाने को कहती है। डॉक्टर बताते हैं कि अभी अच्छांश का कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, इसलिए अभी बचने के चांसेस पूरे 100% है। शिवांगी बोली, डॉक्टर हम उन्हें लेकर कल मुंबई आ रहे हैं, आप भी कल वहां पहुंचिए। आपको पैसे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जितना चाहेंगे उससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन इस वक्त आपका सारा फोकस अच्छांश में होना चाहिए। अगर कोई और बेस्ट डॉक्टर है तो आप उनको भी बुला लीजिए, हम जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवा देंगे। डॉक्टर बोले, मैं खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अमेरिका में एक डॉक्टर है, डॉक्टर विल्सन, आप उनसे भी परामर्श कर सकती हैं। शिवांगी बोली, ओके, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं कल तक मुंबई आने के बाद उनसे बात करूंगी और आप जल्द से जल्द मुंबई पहुंचिए। डॉक्टर से बात करने के बाद शिवांगी सबको पैकिंग करने के लिए कह देती है। अच्छांश बोला, लेकिन शिवांगी बिना डोनर के ऑपरेशन कैसे होगा? शिवांगी बोली, डोनर मिल चुका है। अच्छांश हैरान होते हुए, वाट, इतनी जल्दी? कौन? शिवांगी बोली, इतनी जल्दी नहीं, पहले से ही है, आपकी बहन। अच्छांश ये सुनते ही, आप ये क्या कह रही हैं? अनिकेत, बताओ इन्हें, सब इतना आसान नहीं है, वे लोग कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। शिवांगी बोली, तैयार तो वो लोग पहले भी हैं, बस कीमत ज्यादा मांगी है और हम वो कीमत उन्हें दे देंगे। अच्छांश बोला, नहीं, ये सब मेरे मेहनत से बनाया हुआ है और कुछ मेरे पापा की विरासत है, मैं इसे यूं ही उन लोगों को नहीं दे सकता। शिवांगी अच्छांश का हाथ पकड़ते हुए, क्या वो हम लोगों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जानती हूँ कि वो लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आपसे कीमती कुछ भी नहीं है। और फिर माना वो आपको धन जायदाद ले लेंगे, लेकिन आपका हुनर तो नहीं ले पाएंगे ना। एक बार सब ठीक हो गया तो आप अपने टैलेंट से, मेहनत से फिर से सारी चीज बना सकते हैं। आपके पापा की विरासत आप संभालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो उस विरासत का क्या होगा? आपके पापा ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे। अच्छांश बोला, लेकिन इलाज के लिए भी तो खर्चा आएगा, जब हम सब उन्हें दे देंगे तो इलाज कैसे होगा? आप भी जानती हैं कि कैंसर की बीमारी में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। शिवांगी बोली, जानती हूँ और उतना मेरे पास है, मैं ये सब मैनेज कर लूंगी, बस आप कुछ मत सोचिए, चलिए आराम कीजिए, मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ। अनिकेत और उद्धव सिंह भी अच्छांश को बताते हैं कि शिवांगी सही कह रही है। अच्छांश कमरे में आ जाता है। शिवांगी बोली, डैड कुछ देर में विवान और गरिमा आते होंगे, मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तभी अनिकेत के मोबाइल पर कुणाल का कॉल आने लगता है। अनिकेत गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी भी शिवाच को लेकर कमरे में आ जाती है। अच्छांश बेड पर लेटा कुछ सोच रहा था। शिवांगी शिवाच को बेड पर रखते हुए उसे अपना मोबाइल दे देती है, फिर अच्छांश के पास बैठते हुए, क्या आपको कुछ गलत लग रहा है? अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं, आपकी हर एक बात सही है, बस मैं माँ के बारे में सोच रहा था, अगर हमें अलग करने में उनका भी हाथ हुआ तो मैं क्या करूंगा? शिवांगी बोली, अभी केवल शक है, साबित नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो गलत ना हो, इसलिए ये सब मत सोचिए। चलिए अभी आप उनसे बात कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। अच्छांश बोला, लेकिन मैंने उनसे कई दिनों से बात नहीं की है, कहीं वो मुझसे नाराज होंगे। शिवांगी बोली, उनका हक है नाराज होना, उनके लिए सब कुछ आप ही तो हैं, माँ की नाराजगी से क्या डरना। अच्छांश बोला, ओके, मैं बात कर लेता हूँ। शिवांगी मुस्कुराते हुए उठकर पैकिंग करने में लग जाती है। अच्छांश अपनी माँ से बात करने लगता है। अस्मिता जी पहले तो थोड़ा गुस्सा होती हैं, उन्हें अच्छांश की चिंता हो रही थी। अच्छांश उनसे माफी मांगते हुए फिर कभी ऐसा ना करने को कह मना लेता है। अस्मिता जी संध्या के बारे में पूछती हैं। अच्छांश इस वक्त बहाना बना देता है। अस्मिता जी उसके आने के बारे में पूछती हैं। अच्छांश उन्हें बताता है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, फिर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए कॉल रख देता है। अस्मिता जी से बात करके मन हल्का लग रहा था, वो बेड पर बैठकर शिवाची के साथ खेलने लगता है। नीचे अनिकेत अपने सारे दोस्तों को शिवांगी के बारे में सारी बातें बताता है। सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। अनिकेत उन्हें अच्छांश के ऑपरेशन के बारे में भी बताता है। कुणाल बोला, अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि मैं किस लिए फोन किया था। वो विराज कल रात को यहाँ पहुंच गया है, हम लोगों ने उस पर नजर रखी हुई थी, इसलिए एयरपोर्ट से निकलते ही उसे उठा लिया है। अब वो भी अपनी बहन के पास पहुंच गया है। अनिकेत बोला, ठीक है, उन दोनों पर पूरी नजर रखना, अभी हम लोगों का पूरा ध्यान अच्छांश की तरफ है। मधुर बोला, चिंता मत कर, मुंबई पहुंचकर जैसी भी बात होती है हमें बताना, हम लोग भी वहां आ जाएंगे, भगवान करे सब ठीक हो। अपने दोस्तों से बात करने के बाद अनिकेत जैसे ही निकलकर हाल में आता है, एक लड़की से जोरदार टक्कर हो जाती है। वो लड़की भी मोबाइल पर बात कर रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाती। गिरने के डर से वह अनिकेत का शर्ट जोरों से पकड़ लेती है। अनिकेत उसे कमर से पकड़ लेता है। वो लड़की आंखें खोलते हुए खुद को जब ठीक ठाक देखती है तो सामने अनिकेत पर उसका ध्यान जाता है। अनिकेत एक टक उसे देखे जा रहा था, दिल में घंटियां बजने लगी थी। वो लड़की अनिकेत की नजरों से थोड़ी असहज हो जाती है। वो जल्दी से छूटने की कोशिश करती है, जिससे अनिकेत को होश आता है। अनिकेत उसे छोड़ते हुए, आप ठीक तो है ना? वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। सॉरी, वो फोन पर बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए, गरिमा मैम कहाँ हैं? वो लड़की, गरिमा शायद अपने कमरे में है, मैंने मेड को भेजा है, कहते हुए वो अनिकेत को एक नजर देख सामने सोफे पर बैठ जाती है। वो लड़का अनिकेत को देख हैरान होते हुए, आप यहाँ? अनिकेत बोला, हाँ, हम शिवांगी के दोस्त हैं। विवान सोचते हुए, दोस्त? लेकिन मैम तो इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाता, वो भी चुपचाप गरिमा के पास सोफे पर बैठ जाता है, जिसे देख अनिकेत गुस्से में विवान को घूरने लगता है।
तभी ऊपर से शिवांगी आती है। दोनों शिवांगी को देखते ही उठकर खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शिवांगी दोनों को स्टडी रूम में लेकर आती है। शिवांगी सोफे पर बैठते हुए, मिस गरिमा और मिस्टर विवान, मुझे आप दोनों से इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। कुछ दिन के लिए मैं ऑफिस से ऑफ ले रही हूँ। गरिमा बोली, लेकिन क्यों मैम? शिवांगी बोली, कुछ मुझे पर्सनल काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों पूरी मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस संभालें। मुझे आप दोनों पर भरोसा है, इसलिए आपको ये काम सौंप रही हूँ। विवान बोला, लेकिन मैम इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। शिवांगी बोली, मीटिंग मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी, बाकी सारे काम आप दोनों के जिम्मे है। मेरा प्रोजेक्ट अगले महीने से शुरू होने वाला है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विवान बोला, ओके मैम, आप परेशान मत होइए, हम सारा काम संभाल लेंगे। शिवांगी बोली, एक और इम्पोर्टेंट काम, दिल्ली में 2 महीने बाद एक सरकारी टेंडर आने वाला है, जिसे मेहरा कंपनी खुद के नाम लेने की कोशिश करेगी, लेकिन अब की बार वो डील SS कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलना चाहिए। ये सुनते ही गरिमा चिल्लाते हुए, व्हाट मैम, मेहरा कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में आती है, उससे भला हम ये डील कैसे छीन सकते हैं? शिवांगी बोली, अपनी मेहनत से मुझे ये डील चाहिए तो चाहिए, आप लोग अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए, लेकिन डील हमारी होनी चाहिए। विवान बोला, ओके मैम, जैसा आप चाहें। विवान समझ गया था कि शिवांगी ऐसा क्यों चाहती है। वो मन ही मन, मिस्टर रिवांस मेहरा, अब आपको सच में पता चलेगा कि आपने किससे पंगा लिया है, मैम आपकी जड़ें तक खोद देंगे। शिवांगी अपने बाकी काम विवान और गरिमा को अच्छे से समझाकर दोनों के साथ बाहर आती है। अब दोपहर हो गई थी। अनिकेत, उद्भव सिंह और अच्छांश हाल में ही बैठे थे। शिवाच्छ सो गया था, अच्छांश उसे अपनी गोद में लिए ही बैठा था। शिवांगी टाइम देखते हुए, गरिमा, विवान चलिए हमारे साथ लंच कर लीजिए, फिर ऑफिस निकल जाइएगा। दोनों मना करते हैं, लेकिन शिवांगी उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। गरिमा और विवान अच्छांश को भी यहाँ देख हैरान हो गए थे, लेकिन शिवांगी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छांश शिवाच्छ को वहीं सोफे पर अच्छे से सुलाकर उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। शिवांगी सबको खाना सर्व करती है। अच्छांश फिर से खाने में खिचड़ी देख शिवांगी को देखने लगता है। शिवांगी बोली, बच्चों के जैसे मुंह मत बनाइए, अभी खा लीजिए, रात को मैं खुद बनाऊंगी। अच्छांश बोला, लेकिन बीबी नाश्ते में दलिया खाया था और अभी ये खिचड़ी। शिवांगी बोली, तो क्या चाहिए आपको, बिरयानी ला दूं? अच्छांश खुशी से सर हिलाता है। शिवांगी घूरते हुए, जो मिला है उसे खाइए, नहीं तो सच में भूखे रहना पड़ेगा। अनिकेत हंसते हुए, बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने, बहुत मनमानी किया है, अब भाभी ही तुझे सही रास्ते पर लाएंगी। गरिमा और विवान अपना खाना छोड़कर अच्छांश और शिवांगी को ही देख रहे थे। उद्भव सिंह उन दोनों को हैरान देख मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? दोनों हड़बड़ाकर अपना खाना खाते हुए, कुछ नहीं सर। उद्भव सिंह बोले, घबराइए मत, आपकी उलझन हम लोग समझ रहे हैं, आप सही समझे। अच्छांश सिंह सूर्यवंशी मेरे दामाद हैं। विवान बोला, लेकिन सर आज तक कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा है। शिवाच्छ बेबी से भी हम लोग उस दिन मुंबई जाते वक्त मिले थे, नहीं तो हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, और सर के बारे में भी अभी तक न्यूज में ऐसी कोई बात नहीं आई है। पूरी दुनिया अभी तो इन्हें बैचलर ही मानती है। उद्भव सिंह बोले, हाँ, क्योंकि इनकी शादी की न्यूज बाहर नहीं आई है, 4 साल पहले दोनों की शादी हो चुकी है। विवान बोला, लेकिन सर उस दिन तो मुंबई में मेहरा ऑफिस में मैम तो बहुत गुस्सा थी सर से, और पार्टी में भी तो। शिवांगी बोली, मिस्टर विवान आप लंच कीजिए, हमारे पर्सनल मैटर पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। विवान डरते हुए, सॉरी मैम। गरिमा विवान का हाथ पकड़ते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए, पागल हो गए हो तुम? विवान लाचारी से उसे देखते हुए फिर से खाना खाने लगता है। ये देख पता नहीं क्यों अनिकेत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छांश बोला, बीबी अपने एम्प्लॉय को इतना डरा कर रखती हैं आप। शिवांगी खाते हुए, मुझे डराने की जरूरत क्या है? अच्छांश मुस्कुराते हुए, हे गाइस, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन आपकी मैम मुझसे बहुत नाराज थी, इसलिए उतना गुस्सा हो गई थी। फैमिली प्रॉब्लम तो आप समझते ही होंगे, हमारी फैमिली को हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, बस वही कसमकस चलती रहती है। गरिमा और विवान अच्छांश को देख मुस्कुरा देते हैं। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अच्छांश अनिकेत के साथ अपने कुछ ट्रेंड बॉडीगार्ड सिलेक्ट करके मुंबई आने को कह देता है। शिवांगी पूरे घर को व्यवस्थित करने में लगी थी, उसने मेड को कल से आने से मना कर दिया था। उद्भव सिंह सभी के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। सभी काम खत्म करने के बाद शिवांगी अच्छांश और अनिकेत को स्टडी रूम में बुलाती है। दोनों आकर सोफे पर बैठते हुए, अच्छांश बोला, क्या हुआ? शिवांगी बोली, कुछ बात करनी है, ये बताइए कि आपकी कंपनी किसके नाम से है? अच्छांश बोला, कंपनी और जमीन तो माँ के नाम से है, लेकिन उसका मालिकाना हक मैं रखता हूँ। उसके साथ ही अनिकेत, कुणाल और अनीश 10% के शेयर रखते हैं, बाकी 10% शेयर माँ के नाम से और बचे 60% शेयर मेरे हैं। शिवांगी बोली, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी मेरे नाम से ट्रांसफर कर दे। आपके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं उन सबको अपने किसी ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर करें जिसकी खबर घर में किसी को ना हो। अच्छांश बोला, ओके हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। शिवांगी बोली, 1 हफ्ते के अंदर सब काम करवाने की कोशिश कीजिए। अनिकेत बोला, लेकिन ये सब क्यों? शिवांगी बोली, क्योंकि। अच्छांश बीच में बोलते हुए, शिवांगी आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ आप जो भी कर रही हैं हमारे लिए कर रही हैं। शिवांगी मुस्कुराते हुए, मुझे भी पता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये लोग भी कंपनी में अपना परसेंटेज रखते हैं और इन्हें सच पता होना चाहिए। अनिकेत जी, जैसा कि हम सबको मालूम है, डोनर के लिए इनके घर में सभी ने क्या शर्त रखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम सेव रख सकते हैं उसे पहले ही सेव कर लें। अनिकेत मुस्कुराते हुए, मैं समझ गया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त केवल तुम अपनी तबीयत
का ध्यान रख, इन सब कामों के लिए हम हैं। अच्छांश बोला, जानता हूँ मैं, जब तुम लोग हो तो मुझे सच में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिकेत बोला, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, कुणाल का फोन आया था, विराज कल रात जयपुर आ गया है, हमने उसे बेसमेंट में रखा है। विराज का नाम सुनते ही शिवांगी के चेहरे पर गुस्से और नफरत की लकीरें उभरने लगती हैं। अच्छांश बोला, चलो ठीक है, कहते हुए अनिकेत को वहां से जाने का इशारा करता है। अनिकेत के वहां से जाने के बाद अच्छांश शिवांगी के करीब आते हुए, क्या सोच रही हैं? शिवांगी खुद को नॉर्मल करते हुए, कुछ नहीं, चलिए कमरे में चलते हैं। अच्छांश बोला, बीवी, उसने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। शिवांगी उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए, बिल्कुल, मैं खुद अब नहीं छोड़ने वाली। अच्छांश उसके गालों पर अपने गाल सटाते हुए, अब जरा अपने पति की तरफ भी ध्यान दे दीजिए, सुबह जागने के बाद से एक किस तक नसीब नहीं हुई है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं मिलेगा, अभी चलिए, मैंने मेड को जूस बनाने को कहा था, पहले चलकर जूस खत्म कीजिए। अच्छांश बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे इस वक्त केवल आपको थोड़ा प्यार करना है। शिवांगी बोली, इतना समझाया था फिर भी? अच्छांश बोला, मुझसे नहीं होगा, आपसे दूर मैं नहीं रह पाऊंगा, प्लीज बीबी मान जाइए ना। शिवांगी बोली, नहीं, आपकी सेहत को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छांश चिढ़ते हुए, इस अनिकेत को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, इस साले को जरूरत क्या थी बताने की? शिवांगी बोली, हाँ तो सब आपके जैसे हैं क्या? एक तो खुद कुछ बताया नहीं, दूसरा जो बताया उस पर गुस्सा हो रहे हैं। अच्छांश बोला, बहुत बुरी हो गई हैं आप, अपने मासूम पति पर इतना सारा जुल्म कर रही हैं। शिवांगी अच्छांश की शिकायतों पर मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम कर, चलिए कमरे में, मैं जूस लेकर आती हूँ। अच्छांश पैर पटकते हुए, मुझे नहीं पीना जूस वूस, कहते हुए कमरे से निकल जाता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए किचन में आकर जूस का ग्लास लेकर अपने कमरे में आती है। शिवाच सोकर उठ गया था, वो उद्भव सिंह के साथ खेल रहा था। अच्छांश बेड पर गुस्से से बैठा था। शिवांगी उसके पास बैठते हुए जूस का ग्लास उसके होठों से लगा देती है। अच्छांश मुंह फेरना चाहता है, लेकिन शिवांगी अपनी एक हथेली उसके गालों पर रख देती है। अच्छांश शिवांगी को देखते हुए सारा जूस खत्म करता है। शिवांगी ग्लास टेबल पर रख कर अच्छांश के गोद में बैठ जाती है। अच्छांश उसको कमर से पकड़ते हुए थोड़ा हड़बड़ा जाता है। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके होठों को लॉक कर देती है। अच्छांश कुछ पल के लिए शॉक्ड रह जाता है, वो शिवांगी को आंखें फाड़े देखता रह जाता है, लेकिन जल्दी ही शिवांगी के करीबी में सारी चीज भूल जाता है। उसके हाथ शिवांगी के गर्दन के पीछे बालों में आ जाते हैं, दूसरा हाथ कमर पर ही था। शिवांगी लगभग 5 मिनट बाद अलग होना चाहती थी, लेकिन अब अच्छांश छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो पीछे गर्दन पर दबाव बनाते हुए उसे पेशेंटली किस कर रहा था। 15-20 मिनट बाद जब दोनों की सांसें कम पड़ने लगती हैं, तब अच्छांश थोड़ा अलग होता है। शिवांगी उसके कंधे पर सर रखते हुए गहरी सांसें लेने लगती है। अच्छांश भी उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए खुद को शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांगी उसके गोद से हटने लगती है। अच्छांश अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, प्लीज दूर मत जाइए। शिवांगी बोली, यहीं पर हूँ, लेकिन इस तरह बैठने से आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छांश बोला, कुछ नहीं होगा, अभी इतना कमजोर भी नहीं हुआ है। शिवांगी फिर से उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश भी बेड से पीठ टिकाए अपनी आंखें बंद कर खामोशी से शिवांगी को अपने पास महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में शिवाच भी कमरे में आ जाता है, जिससे शिवांगी उसकी गोद से हटकर साइड में बैठ जाती है। शिवाच दोनों के साथ अपनी बातें करते हुए खेलने लगता है। शिवांगी रात का डिनर बनाने किचन में आ जाती है। अच्छांश के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स को कट करके चावल में डालकर बिरयानी की तरह बनाती है, नाम मात्र का तेल और मसाले डालते हुए। मेड बाकी सबके लिए रोटी, मशरूम की सब्जी और चावल की खीर बना देती है। शिवांगी मेड को उसके हिसाब के सारे पैसे देते हुए घर जाने को कह देती है। मेड बोली, मैम साहब, आप परेशान मत होइएगा, साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शिवांगी मुस्कुरा देती है। मेड के जाने के बाद वो सारा खाना टेबल पर लगाते हुए सबको बुलाती है। अच्छांश खाना देख बहुत खुश होता है। अनिकेत बोला, अरे जरा मुझे भी तो दे। अच्छांश बोला, बिल्कुल नहीं, सुबह जब दलिया और खिचड़ी खा रहा था तब तो नहीं मांगा, अब बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। शिवाच भी अपने पापा के साथ खाते हुए, पापा ये तो सच में यमी यमी है। अच्छांश बोला, होगा क्यों नहीं, आखिर मेरी बीबी ने बनाया है। सब लोग भी थोड़ा थोड़ा बिरयानी खाते हैं। अनिकेत बोला, वाह भाभी, सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, इतना भी खास नहीं है। अच्छांश बोला, मेरे लिए तो बहुत खास है। उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, सुबह से ही उबले हुए खाना खाने के बाद जब ऐसा खाना मिले तो 56 पकवान से कम नहीं लगता। सभी हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर गार्डन में टहलते हैं। बाहर ठंड बढ़ने लगी थी। शिवांगी सबको आराम करने को कहती है। अगले दिन शाम को फ्लाइट थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी अपने कमरे में सोने के लिए आ गए। शिवांगी अच्छांश को उसकी मेडिसिन खिलाती है। शिवाज आज अपने मम्मी पापा के बीच में सोते हुए बहुत खुश था। वो जाने दुनिया जहाँ का क्या क्या बातें दोनों से कर रहा था। शिवांगी उसके सर को सहला रही थी, बातें करते हुए ही वो सो जाता है। शिवांगी अच्छे से अच्छांश और शिवांश को कंबल उठाते हुए सोने लगती है। अच्छांश शिवांश को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से पलटकर दूसरी साइड कर देता है और उधर से एक तकिया लगा देता है। शिवांगी आंखें बंद किए अच्छांश के बारे में ही सोच रही थी, तभी अच्छांश का हाथ उसे अपने पेट पर महसूस होता है। वो हड़बड़ाकर आंखें खोलती है।
तब तक अच्छांश उसे अपनी आगोश में ले चुका था। शिवांगी मुस्कुराते हुए एक नजर शिवाच को देख उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश बोला, जान, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद तो सब पर रोक लग ही जाएगा, इसलिए आज प्यार करने दीजिए ना। शिवांगी बोली, और आपको थकान होगी तो? अच्छांश बोला, नहीं होगी, दवा ले रहा हूँ ना, सब कुछ कंट्रोल में है, अब तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है, आपके पास आकर सुकून ही सुकून मिल रहा है। शिवांगी अच्छांश की आंखों में देखती है। अच्छांश बोला, प्लीज। शिवांगी हल्के से उसके होठों को चूमते हुए उसके जवाब पर मुस्कुरा देती है। अच्छांश उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए, जब आप ऐसे मुस्कुराती है ना, कसम से दिल बगावत पर उतर आता है। वो धीरे से उसके होठों को लॉक कर देता है। शिवांगी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख देती है। अच्छांश की नजर शिवांगी के गले पर जाती है, जिस पर कल रात के उसके दिए लव बाइट सान से चमक रहे थे। अच्छांश उन सब पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? शिवांगी आंखें बंद किए हुए अच्छांश के एहसासों में डूबी हुई थी। अच्छांश के बोलने पर वो आंखें खोलकर उसे देखती है। अच्छांश उसकी गर्दन पर बने एक निशान पर अपने होठ रखते हुए, इतना दर्द बर्दाश्त करते हुए सुबह से आप लगातार काम करती हुई हैं। शिवांगी उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए, जिस तरह आपको मेरे पास आने से सुकून मिल रहा है, मुझे भी तो आपकी बाहों में वही सुकून मिला। अच्छांश बोला, लेकिन आराम करना चाहिए था ना, मुझे देखने भी नहीं दिया, सुबह से बंद गले वाला टॉप पहनी हुई थी और मैं भी समझ नहीं पाया कि मैंने रात क्या किया है। शिवांगी बोली, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छांश बोला, आप सच बोल रही हैं ना? शिवांगी बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? शिवांगी अच्छांश के इमोशंस को समझ रही थी। वो जानती थी इतने दिनों दूर रहने के बाद अच्छांश की फीलिंग उस पर हावी हो रही है और उसके मन में बहुत सारी बातें भी चल रही होगी, लेकिन शिवांगी एक बार भी ये सोचना नहीं चाहती थी कि अच्छांश को कुछ होगा। वो बस अपने आप को स्ट्रांग बना रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हावी तो शिवांगी की फीलिंग भी हो रही थी, लेकिन वो अच्छांश की सेहत को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती थी। शिवांगी अच्छांश को इस तरह पसीने में भीगे देख अंदर ही अंदर तड़प रही थी। अच्छांश सब थकान महसूस करते हुए बगल में लेट जाता है। शिवांगी करवट लेते हुए पास पड़ा टेबल उठाकर अच्छांश के चेहरे को पोंछने लगती है। अच्छांश शिवांगी को बाहों में भरते हुए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूं मैं। शिवांगी उसका पसीना पोंछने के बाद धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है। अच्छांश थोड़ा सा नीचे खिसकते हुए शिवांगी के सीने में चेहरा छुपा लेता है। शिवांगी भी कमल को अच्छे से ओढ़ते हुए अच्छांश को सुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों सो गए थे। अगली सुबह शिवांगी जल्दी से उठ जाती है। कुछ देर बालकनी में योगा करने के बाद नहा धोकर फ्रेश होते हुए किचन में जाती है। वो गार्डन से तुलसी के पत्ते कलाकर उबाल कर उसका काढ़ा तैयार करती है। बाकी सबके लिए चाय बनाती है। उद्भव सिंह और अनिकेत भी उठकर हॉल में बैठे हुए थे। शिवांगी सबको चाय देने के बाद काढ़ा लेकर अपने कमरे में आती है। अच्छांश और शिवाच्छा भी सोए हुए थे। शिवांगी कप टेबल पर रखते हुए अच्छांश के पास बैठ उसके बालों को अपनी नाजुक उंगलियों से पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश अपनी आंखें खोलता है। शिवांगी बोली, उठ जाइए, सुबह हो गई है। अच्छांश उसे अपने करीब खींचते हुए, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही अच्छांश उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। लगभग 10-15 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। शिवांगी उसे उठाकर वॉशरूम में भेजती है। तब तक उसके कपड़े निकालकर बेड पर रखती है। अच्छांश तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर जाने को होता है, शिवांगी पहले उसे तुलसी वाला काढ़ा खत्म करने को कहती है। अच्छांश बोला, ये क्या है? शिवांगी बोली, तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छांश बोला, सुबह सुबह ही मुंह कड़वा हो जाएगा। शिवांगी बोली, नहीं होगा। अच्छांश एक घूंट पीते ही अजीब सा मुंह बनाता है। शिवांगी बोली, बस थोड़ा सा ही है, अगर आपने खत्म कर लिया तो एक किस दूंगी। अच्छांश बोला, सच्ची? शिवांगी उसके चेहरे की रौनक देख मुस्कुरा देती है। अच्छांश जल्दी से 2 घूंट में खत्म करते हुए, जल्दी दीजिए। शिवांगी उसकी जल्दबाजी देख हंसते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश चिढ़ते हुए, जान, ये चीटिंग है, मुझे किस यहाँ नहीं यहाँ चाहिए। शिवांगी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को लॉक कर देती है। अच्छांश जल्दी से शिवांगी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है। सारे मुंह की कड़वाहट शिवांगी के होठों की मिठास में खत्म होने लगती है। एक लंबी किस लेने के बाद अच्छांश शिवांगी के साथ बाहर आता है। शिवांगी किचन में जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। अच्छांश अनिकेत और उद्भव सिंह के साथ बिजनेस से जुड़े बातें करने लगता है। अनिकेत अपनी कंपनी के लीगल एडवाइजर को फोन करके सारी बात बताते हुए पेपर तैयार करने को कहता है। सारे दोस्त भी इस बात पर डिस्कस करते हैं। अच्छांश लैपटॉप पर कुछ काम देखने लगता है। कई दिनों से बहुत सारे काम अटके पड़े थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवांगी भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम निपटाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मुंबई में पता नहीं कितने दिन रहना होगा। अभी तत्काल के लिए तो उद्भव सिंह ने होटल बुक किया था। वो विवान को फोन कर उसे मुंबई में एक नॉर्मल घर लेने के लिए कहती है। विवान बोला, ओके मैम, हो जाएगा, मैं पता लगाता हूँ। इसी तरह शाम का वक्त हो जाता है। शिवांगी सबके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में शिवांगी और अच्छांश एक साथ बैठे हुए थे। उद्भव सिंह और अनिकेत उनके पीछे वाली सीट पर थे। रात के लगभग 11 बजे वे लोग होटल पहुंच चुके थे। कमरे में आकर अच्छांश शिवांगी को बाहों में भरते हुए, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब इस सफर में आप साथ हैं। शिवांगी बोली, सब कुछ सपने जैसा है ना? अभी 3 दिन पहले तक लग रहा था कि ये दर्द भरी तन्हाई ही हमारी किस्मत है। अच्छांश बोला, जो बीत चुका उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी का
का सफर अब हम एक दूसरे के साथ जिए। शिवांगी बोली, आप फ्रेश होइए, तब तक मैं शिवाच को सुला देती हूँ। अच्छांश उसके गालों को चूम वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी अपने गोद में सोए हुए शिवाच को बेड पर सुला देती है। मुंबई बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन कमरे में एसी के टेम्परेचर ने रूम को ठंडा कर दिया था। शिवांगी अच्छांश के नाइट कपड़े निकाल अपने कपड़े भी निकालती है। तब तक अच्छांश वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज करती है। फिर दोनों बेड पर आ जाते हैं। अच्छांश शिवांगी को बाहों में भर लेता है। दोनों सफर से थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन शिवांगी जैसे बेड पर से उठती है, अच्छांश उसे पकड़ लेता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए उसे भी उठने को कहती है, लेकिन अच्छांश को तो कल रात की भरपाई चाहिए थी। शिवांगी मना करती है, लेकिन अच्छांश उसकी बोलती बंद कर चुका था। 15-20 मिनट बाद शिवांगी उसे जबरदस्ती उठाकर वॉशरूम में भेजती है और खुद बालकनी में आ जाती है। अच्छांश का ख्याल दिल को गुदगुदा रहा था, लेकिन आज थोड़ा डर भी लग रहा था। 10 बजे डॉक्टर से मिलने जाना था। दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी अच्छांश पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह के 6 बजे थे। सूरज की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। अच्छांश उसकी बाहों पर अपनी बाह लपेटते हुए, क्या सोच रही हो? शिवांगी बोली, कुछ नहीं, आज डॉक्टर से मिलने जाना है ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अच्छांश बोला, सब ठीक होगा। इन 2 दिनों में आपने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है, अब तो मुझे भी यकीन है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। शिवांगी उसकी तरफ घूमते हुए, यही यकीन आपको बनाए रखना है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। महादेव हमारे साथ है। अच्छांश बोला, आप साथ हैं ना, फिर कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं है। शिवांगी बोली, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। चलिए अब कुछ देर योगा कर लीजिए, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छांश बोला, ओके। शिवांगी फ्रेश होकर आती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर अच्छांश के जरूरी डॉक्यूमेंट देखती है। कुछ देर में शिवाच भी उठ जाता है। शिवांगी उसे भी तैयार कर ब्रेकफास्ट कराती है। अच्छांश अपना लैपटॉप लेकर अपने अकाउंट से जुड़े कुछ वर्क फिनिश करने लगता है। थोड़ी देर में उद्भव सिंह और अनिकेत भी उनके कमरे में आ जाते हैं। शिवांगी शिवाच को उद्भव सिंह के पास छोड़ अच्छांश और अनिकेत के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। मुंबई वाले डॉक्टर यशवंत राय अपने केबिन में इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जयपुर वाले डॉक्टर शाम तक पहुंचने वाले थे। शिवांगी अच्छांश से सारी डिटेल देती है। डॉक्टर यशवंत राय, वैसे तो मैंने उनकी बीमारी के बारे में जान लिया है, आप लोग घबराइए मत, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन वो तेजी से बढ़ रहा है, कभी भी वो दूसरे स्टेज में पहुंच सकता है। शिवांगी बोली, डॉक्टर हम और वेट नहीं करना चाहते हैं, डोनर हमारे पास है, आप जल्दी से जल्दी इलाज की तैयारी कीजिए। डॉक्टर खुश होते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग आज ही अस्पताल में इनको भर्ती कीजिए, मैं सारे टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें इनके हर पल के कंडीशन पर नजर रखनी होगी, ताकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो सके। हो सकता है पहले कीमोथेरेपी देना पड़े, उसके बाद ही हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तब तक आप डोनर को भी बुला लीजिए, ताकि उनका भी पूरा टेस्ट सही से हो जाए। डॉक्टर सारी बात समझाने के बाद अच्छांश को भर्ती कर लेते हैं। शिवांगी उद्भव सिंह को सारी बातें बता देती है। डॉक्टर अच्छांश की तत्काल स्थिति जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आने वाली थी। तब तक वो मेडिसिन रेगुलर टाइम पर लेने को कहते हैं। शिवांगी हर पल अच्छांश के साथ थी। उसने अच्छांश के लिए VIP रूम उपलब्ध करवाया था। अच्छांश के बॉडीगार्ड मुंबई पहुंच चुके थे। शिवांगी के 2 विश्वसनीय बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही आए थे, जिनमें से 2 बॉडीगार्ड को अस्पताल में और बाकी को शिवाच की सेफ्टी में लगा दिया गया था। शाम के समय अच्छांश दवाइयों के असर से सो गया था। शिवांगी बोली, अनिकेत जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनिकेत बोला, बोलिए ना भाभी, आपको कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शिवांगी अच्छांश को एक नजर देख सोफे पर बैठते हुए, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी माँ को भी यहाँ बुला लें। अनिकेत बोला, लेकिन भाभी कहीं अच्छांश गुस्सा हो गया तो? आप जानती है ना, इस वक्त उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल सही नहीं है, हमें इसकी बॉडी को पूरा नॉर्मल रखना है। शिवांगी बोली, इसलिए तो कह रही हूँ कि उनको बुला लीजिए। भले ये ना कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब हैं और दिल ही दिल में उन्हें मिस भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक डर बस गया है, इस वजह से वो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई को कब तक झुठलाया जा सकता है? मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाए, जिससे ऑपरेशन के समय तक ये बिल्कुल नॉर्मल रह सके। अनिकेत बोला, मैं समझा नहीं, ये कैसे होगा? अगर आंटी ने कुछ गलत किया होगा तो अच्छांश उन्हें माफ नहीं कर पाएगा और ना ही सजा दे पाएगा। कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो? शिवांगी बोली, नहीं होंगे, मैं हूं ना, सारी चीजें संभल जाएगी। लेकिन सोचिए कि अगर आंटी की कोई गलती ना हो तो उन्हें भी इस बात का गिल्ट हमेशा सताता रहेगा और आंटी को भी बुरा लगेगा। अभी डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इन्हें कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी का चक्र 4 या 8 होता है, लेकिन इनका फर्स्ट स्टेज है, तो हो सकता है 1 या 2 में ही काम हो जाए और उसके 8 दिन बाद ऑपरेशन होगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम है। इस बीच आंटी जी को कुछ ना बताकर ये मन ही मन परेशान होते रहेंगे। अनिकेत बोला, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी कुणाल को फोन करके उन्हें
मुंबई लाने को कह देता हूँ। शिवांगी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। एक और बात, अभी उन्हें हमारे बारे में या इनकी तबीयत के बारे में नहीं बताइएगा। उनसे कहिएगा कि कुछ जरूरी काम की वजह से ये मुंबई बुला रहे हैं। अनिकेत बोला, जैसा आप कहें, अब आप होटल चले जाइए, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। शिवांगी बोली, नहीं मैं भी यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अनिकेत बोला, ओके, लेकिन शिवाज छाप के बिना कैसे रहेगा? शिवांगी बोली, मैं 1-2 घंटे के लिए चली जाऊंगी, उसके सोने के बाद मैं फिर आ जाऊंगी, आप बगल वाले कमरे में आराम कर लीजिए। अनिकेत अपना सर हिलाते हुए बगल वाले कमरे में चला जाता है, जो इसी कमरे से अटैच था। उसमें भी एक बेड लगा हुआ था। वो कुणाल को कॉल करके सारी बातें समझाता है। शिवांगी अच्छांश के पास आकर बैठते हुए उसका सर चूम लेती है। शिवांगी 8 बजे होटल के लिए निकल जाती है। होटल पहुंचकर शिवाज को खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर उसके साथ समय बिताकर उसके सोने के बाद फिर से हॉस्पिटल आ जाती है। अच्छांश को खाना खिलाने के बाद मेडिसिन देती है। शिवांश बोला, आप होटल चले जाइए, शिवाज कैसे रहेगा? शिवांगी बोली, अपने नानू के पास रह लेता है, वैसे भी रात में ज्यादा उठता नहीं है, मैं फिर सुबह देख आऊंगी, चलिए अभी आप सो जाइए। अच्छांश बोला, आज दिन भर तो आराम ही कर रहा हूँ, अभी नींद नहीं आ रही, अजीब सा मन हो रहा है। शिवांगी उसके सर को सहलाते हुए, क्यों अजीब सा मन हो रहा है, आप सोच ही क्यों रहे हैं? अच्छांश बोला, मैं सोच थोड़ी रहा हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ सब देखकर अपने आप ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शिवांगी बोली, तो उन चीजों को देखने की जरूरत ही क्या है? कहते हुए उसके चेहरे पर झुक उसकी आंखों में झांकती है। अच्छांश भी उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। शिवांगी उसके चेहरे के हर हिस्सों को अपने नाजुक लबों से चूमते हुए अपने प्यार में डुबा लेती है। शिवांगी की करीबी में अच्छांश सारी चीजें भूल आराम से गहरी नींद में सो जाता है। शिवांगी उसके सोते हुए चेहरे को धीरे से एक बार चूम अच्छे से लेटते हुए उसके साथ ही सो जाती है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी डर तो शिवांगी को भी लग रहा था, लेकिन अपने प्यार पर यकीन भी था और उम्मीद भी, जिसे वो कम नहीं होने देना चाहती थी। उसे अच्छांश के लिए पूरी मजबूती से खड़ा होना था। अगली सुबह अच्छांश की नींद पहले खुल गई। अपनी बाहों में शिवांगी को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांगी को जाने कितनी देर तक देखता रहा। शिवांगी की जब नींद खुली तो अच्छांश को इस तरह देखता देख मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम गुड मॉर्निंग विश किया। अच्छांश उसके होठों को चूमते हुए थोड़ा प्यार करने के बाद शिवांगी के साथ उठा। दोनों बारी बारी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आए। शिवांगी फ्रूट काटकर अच्छांश को खिलाते हुए खुद भी थोड़ा खाई। अनिकेत कैंटीन से चाय पीने के बाद होटल के लिए निकल गया। डॉक्टर भी अपने राउंड पर अच्छांश को देखकर चले गए थे। दोनों अपना लैपटॉप लेकर कुछ वर्क देखने लगे। अनिकेत के आने पर शिवांगी थोड़ी देर के लिए होटल चली गई। उद्भव सिंह बोले, अच्छा हुआ आ गई, ये सुबह से ही तंग करके रखा हुआ है। शिवांगी मुस्कुराते हुए शिवांश को गोद में ले लेती है। उद्भव सिंह अच्छांश की तबीयत के बारे में पूछते हैं। शिवांगी बोली, अभी सब ठीक है, बस एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद पता चलेगा। बोलते हुए उसकी आंखें बाहर आती है। उद्भव सिंह शिवांगी को देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला देते हैं। शिवांगी जल्दी से उनकी बाहों में समा जाती है और फपक कर रोने लगती है। उद्भव सिंह समझ रहे थे कि उनकी बेटी चाहे जितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अच्छांश के मामले में वो बिल्कुल मोम है। वो कुछ देर उसे रोने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये आंसू वो किसी के आगे नहीं बहा सकती है। शिवांगी रोते हुए बोली, डैड क्या करूं मैं, उन्हें बेड पर देखकर मेरी जान निकलती है। डैड उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ होने ही नहीं दूंगी मैं, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। लेकिन डैड उनकी तकलीफ मैं कैसे कम करूं, उन्हें कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। डैड क्या करूं मैं? कुछ नहीं मेरा बच्चा, जितना रोना है आज रो ले, इसके बाद तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे होठों की मुस्कुराहट ही उसके दर्द को खत्म कर देगी, और तुझे तो उसको सुकून देना है ना। शिवांगी जल्दी से सर हामी हिलाते हुए अपने आंसू पोंछती है। हाँ डैड, मैं उनकी ताकत हूँ, कमजोरी नहीं बनूंगी। उद्भव सिंह उसे संभालते हुए समझाते हैं। अब शिवांगी शांत हो चुकी थी। वो बोली, डैड मैं भी विवान से बात करती हूँ, पता नहीं यहाँ पर कोई घर मिला या नहीं। उद्भव सिंह बोले, अगर कोई घर नहीं मिला तो हम किसी अपार्टमेंट में फ्लैट ले लेते हैं। शिवांगी बोली, ये भी ठीक रहेगा, इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। शिवांगी विवान को फोन करके सारी बात पूछती है। विवान बोला, मैम एक बंगलों के बारे में तो पता चला है, उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ होगी। शिवांगी बोली, हमें अभी इतना महंगा घर नहीं चाहिए, जिस ब्रोकर से तुम्हारी बात हुई है उसका नंबर मुझे दो, मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। विवान बोला, ओके मैम, मैं उसका नंबर सेंड करता हूँ। थोड़ी देर में ही उस ब्रोकर का नंबर आ गया था। शिवांगी उसे अस्पताल के पास ही कोई फ्लैट बताने को कहती है। वो ब्रोकर 2-4 फ्लैट के बारे में बताता है, जिसमें सब अभी किराए पर था। शिवांगी उसे दोपहर को मिलने को कहकर कॉल रख देती है। उद्भव सिंह को सारी बात बताने के बाद शिवाच्छ और उद्भव सिंह के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। शिवाच्छ अच्छांश को देख जल्दी से उसकी गोद में चढ़ जाता है। सभी कमरे में बैठे हुए कुछ देर बातें करते हैं। अनिकेत सभी के लिए कैंटीन से लंच लेकर आता है। अच्छांश खिचड़ी देख फिर से मुंह बनाने लगता है। शिवांगी उसे खिलाते हुए, बस 1-2 दिन में जल्दी से हम अपना फ्लैट ले रही हूँ, उसके बाद मैं खुद ही बनाऊंगी। अच्छांश बोला, ये तो आपने बिल्कुल सही किया, मुझे भी इस हॉस्पिटल में नहीं रहना। अनिकेत बोला, बस एक बार तेरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम टाइम टू टाइम हॉस्पिटल आएंगे, रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब
अभी सब बातें ही कर रहे थे, तभी अनिकेत का मोबाइल बजने लगता है। अनिकेत अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। उद्भव सिंह शिवाच को गोद में लेते हुए, बेटा अब हम लोग होटल के लिए निकलते हैं। शिवाच बोला, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। शिवांगी बोली, डैड होटल में आप भी अकेले बोर हो जाएंगे, ये बगल वाला कमरा भी हम लोगों का ही है, आप थोड़ी देर उसमें आराम कर लीजिए, रात के समय चले जाइएगा। उद्भव सिंह बोले, ये तो तूने ठीक कहा, चलो मैं भी ऑफिस का कुछ वर्क देख लेता हूँ। उद्भव सिंह बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। शिवांगी अच्छांश को पानी का ग्लास देते हुए सारे प्लेट हटाने लगती है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अच्छांश और शिवांगी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजे पर अनिकेत और उसके दोस्तों के साथ अस्मिता जी खड़ी थी। अस्मिता जी जल्दी से आगे बढ़ते हुए अच्छांश के पास आकर रोते हुए, तू ठीक तो है ना, तू हॉस्पिटल में था और मुझसे झूठ बोल रहा था। अच्छांश अपनी नजरें चुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, कल से ही हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अस्मिता जी बोली, हाँ अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, अब मेरी क्या जरूरत है। अच्छांश बोला, माँ आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाच जो अच्छांश की गोद में बैठा खेल रहा था, इतने सारे अनजान लोगों को देख वो अच्छांश की गोद से चिपक जाता है। तभी अस्मिता जी की नजर उस पर जाती है। अस्मिता जी हैरानी से शिवाच को देखने लगती है। शिवांगी अस्मिता जी को इस तरह शिवाच को देखता देख शिवाच को अपनी गोद में लेने लगती है। तभी अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए सर हिलाकर मना कर देता है। अस्मिता जी की नजर अब शिवांगी पर भी जाती है। एक नजर पूरे कमरे में देखते हुए, अच्छा ये कौन है और ये बच्चा तेरी गोद में क्या कर रहा है, संध्या कहाँ है, इस वक्त तो उसे यहाँ होना चाहिए था। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़े हुए, जिसे जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है। अनिकेत इन्हें बता दो कि इनकी प्यारी संध्या कहाँ है। अस्मिता जी बोली, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और पहले तो ये बताइए लड़की और ये बच्चा कौन है। अच्छांश बोला, क्यों इतनी जल्दी भूल गई, 4 साल कोई ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ होगा आपके लिए। अस्मिता जी बोली, ये तू क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सच में इस लड़की को नहीं जानती। अच्छांश बोला, क्या सच में आपकी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ये लड़की और कोई नहीं, मेरी पत्नी है शिवांगी अच्छांश सिंह सूर्यवंशी, और ये मेरा बेटा शिवाच सिंह सूर्यवंशी। अस्मिता जी ये सुनते ही गुस्से से चिल्लाते हुए, तो पागल हो गया है, याद है ना इस लड़की ने क्या किया था, फिर भी तेरी आंखों से तेरे अंधे प्यार की पट्टी नहीं उतरी। तू प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे ये भी याद नहीं कि ये किसी और से शादी करके चली गई थी, और जिसे तू अपना बेटा कह रहा है वो उसी के पाप का नतीजा है। ये सुनते ही अच्छांश गुस्से से चिल्लाते हुए, बस मेरे बेटे के बारे में एक भी गंदा लफ्ज नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। शिवांगी भी अपने बेटे के बारे में अस्मिता जी के मुंह से इतनी घटिया बातें सुन गुस्से से उन्हें घूर रही थी। अस्मिता जी अच्छांश को इतने गुस्से में देख हैरानी से उसे देखते हुए, तूने मुझे इस तरह से बात कैसे की, इस लड़की के आते ही तुझे अपनी माँ से बात करने की तमीज भी नहीं रही। आंटी ऐसा बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, एक बार पूरी बात तो जान लीजिए, अनिकेत बोला। अस्मिता जी बोली, क्या जान लूं मैं, और तुम लोग इस लड़की को देखकर इतना शांत क्यों हो, इसका मतलब तुम लोगों को पहले से ही सच पता था। सभी चुपचाप अपनी गर्दन झुका लेते हैं। अस्मिता जी ताली बजाते हुए, वाह क्या चाल चली है इस लड़की ने, तुम ही लोग थे ना जब इसके घर पर मेरा बेटा पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था और इसके लिए अपने होश खो बैठा था, तुम लोग थे ना वहां, भूल गए वो सब कुछ। अनिकेत बोला, आंटी सच वो नहीं था, वो एक धोखा था, सच का पता अब लगा है। अस्मिता जी बोली, मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी, मैं तुम लोगों की तरह अंधी नहीं हो सकती, अपने दोस्त के लिए तुम लोग भी सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली। अच्छांश बोला, सही कहा माँ, आप कैसे भूल सकती हैं, आखिर सब किया धरा तो आप ही लोगों का था। अस्मिता जी बोली, तू कहना क्या चाहता है। अच्छांश बोला, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी बस मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस दिन हम शिवांगी के यहाँ जाने वाले थे, क्या उस दिन सच में आपकी तबीयत खराब हुई थी। ये सुनते ही अस्मिता जी हैरानी से अच्छांश को देखने लगती है। अच्छांश उनके चेहरे का उड़ा रंग देख दर्द से मुस्कुरा देता है, दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। सारे दोस्त भी अस्मिता जी का चेहरा देख समझ गए थे कि उस दिन अस्मिता जी ने झूठ बोला था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। अच्छांश शिवांगी को देखते हुए, बीबी आपने कहा था कि हो सकता है माँ का हाथ इसमें ना हो, देख लीजिए सच्चाई आपके सामने है। अस्मिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अच्छांश को देखते हुए, तुझे किसने ये बात बताई, इस लड़की ने। अच्छा मेरा भरोसा कर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। उस दिन तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे दादाजी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मैं खुद ही बहाना बनाकर आज का दिन टाल दूं। मैंने उन्हें कहा भी कि हम तुम्हें सच बता देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बताया तो तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हैं, इसलिए बेटा ऐसा किया था। अच्छांश बोला, लेकिन दादाजी को ये बात मालूम कैसे हुई, क्योंकि मैंने तो आपको मना किया था ना बताने से। अस्मिता जी बोली, बेटा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, वो पहले ही हम लोगों की बातें सुन चुके थे। अच्छांश बोला, क्या सच में आपके मन में शिवांगी के लिए कोई गलत बात नहीं थी, क्या आप दिल से चाहती थी कि शिवांगी और मेरी शादी हो जाए। अस्मिता जी रोते हुए बोली, हाँ बेटा तेरी कसम, मैं अपनी सच्चाई का सबूत कैसे दूं जिसे तू विश्वास कर ले। अच्छांश बोला, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए माँ, आपने कहा और मैंने मान लिया, लेकिन कुछ सवाल और हैं। क्या आपको मालूम था कि उस दिन आपको मना करने के बाद दादाजी शिवांगी
शिवांगी के घर गए थे। अस्मिता जी बोली, ये तू क्या कह रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तूने खुद इसके माँ बाप के मुँह से सारी सच्चाई सुनी थी, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? अच्छांश बोला, क्योंकि सच्चाई वो नहीं थी। मिस्टर राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने अपने झूठे वादे और अपने स्टेट्स के लिए बहुत गंदी चाल चली थी। अस्मिता जी गुस्से से चिल्लाते हुए, अच्छांश, मुझे इतना तो पता था कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन तू इसके लिए अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया है, ये मैं नहीं जानती थी। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी। ये आवाज तेरी है, लेकिन ये लफ्ज इस घटिया लड़की के हैं। आखिर दिखा ही दी ना इसने अपनी औकात। उद्भव सिंह, जो अस्मिता जी के आने के बाद हलचल सुनकर कमरे से बाहर आए थे, वो दरवाजे पर खड़े सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन अब अस्मिता जी की बातें सुनकर वो चुप नहीं रह सके। वो आगे बढ़ते हुए, खबरदार मिसेस सूर्यवंशी, जो मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो गंदगी आपके खानदान में है, उसे मेरी बेटी पर उछालने की कोशिश ना करें। अस्मिता जी उद्भव सिंह को देखकर कंफ्यूजन नजरों से, आप कौन? उद्भव सिंह बोले, मैं उद्भव सिंह, शिवांगी का बाप। अच्छांश बोला, माँ, इस वक्त मैं आपसे किसी भी बहस करने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए आप जयपुर चले जाइए। कुछ दिन बाद सबके कर्मों का हिसाब करने आऊंगा। छोड़ूंगा तो किसी को नहीं। अनिकेत, लेकर जाओ इनको। अस्मिता जी बोली, अच्छा तू पागल हो गया है बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? मेरी बात तो सुन, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छांश अपना मुंह फेरते हुए, जाइए यहाँ से। अस्मिता जी शिवांगी को गुस्से से घूरते हुए, मिल गई शांति तुझे? इतने सालों बाद तू यही करने आई थी, मुझे मेरे बेटे को छीनने आई है? अच्छांश बोला, माँ प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी पत्नी का अपमान करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, चाहे वो कोई भी हो। कुणाल और अनिकेत अस्मिता जी को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अस्मिता जी रोते हुए अच्छांश को देख रही थी। बाहर आते हुए, देखा तुम लोगों ने, उस लड़की ने कैसा जादू कर दिया है। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। कुणाल बोला, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक बार आप पूरी बात को जानने की और समझने की कोशिश करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छांश गलत नहीं कर रहा। अस्मिता जी बोली, क्या गलत नहीं कर रहा? वो लड़की अपने पाप को मेरे बेटे के माथे पर मर रही है। वो उसकी जबान बोलने लगा है, अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा है। ये तुम लोगों को नहीं दिख रहा? अनिकेत बोला, आंटी शिवांगी की कोई गलती नहीं है, वो खुद सबके साजिशों का शिकार हो गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम आपको सबूत के साथ सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप प्लीज इतना हाइपर मत होइए। अच्छ की तबीयत सही नहीं है, उसके लिए इस वक्त स्ट्रेस लेना उसकी तबीयत को और भी बिगाड़ सकता है। प्लीज अच्छ के लिए हमारी बात सुन लीजिए। अस्मिता जी बोली, ठीक है, पहले मुझे पूरी बात बताओ, आखिर मैं भी तो देखूं। तुम लोग ऐसा क्या पता चल गया है कि वो लड़की आज तुम लोगों की नजरों में इतनी अच्छी बन गई है? सभी वहीं कॉरिडोर में चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी मिलकर अस्मिता जी को शुरू से सारी बातें बताने लगते हैं। अंदर अच्छांश अपने आंखों की नमी को हटाते हुए, आई एम सॉरी जान, माँ ने जो भी कहा मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। शिवांगी नामे सिर हिलाते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो सच उन्हें मालूम है उन्होंने उस वजह से ऐसा रिएक्ट किया। आप इन सारी बातों को मत सोचिए, चलिए दवा का टाइम हो गया है, आप दवा लेकर आराम कीजिए। अच्छांश बोला, आपने ही उन्हें बुलाया है ना? क्यों बुलाया उन्हें? मैं जानता था कि उस दिन जो भी हुआ कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। उद्भव सिंह अच्छांश के सर पर हाथ फेरते हुए, बेटा शिवांगी ने जो किया सही किया, आप इतना मत सोचिए, सच का सामने आना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि जब उन्हें सच का पता चलेगा तो वो खुद समझ जाएंगे कि आप गलत नहीं है। शिवाच बोला, पापा वो आंटी आपको डांट क्यों रही थी? वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। शिवांगी बोली, शिवाच ऐसी बातें नहीं करते बेटा, आप नानू के साथ खेलिए, पापा को अभी आराम करना है। शिवाच बोला, लेकिन क्यों, पापा को क्या हुआ है? अच्छांश उसका सर चूमते हुए, कुछ नहीं हुआ है पापा को, बस थोड़ा सा थक गए हैं। शिवाच बोला, ओके, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अच्छांश बोला, नहीं मेरा बच्चा, आप तो बिल्कुल गुड बॉय हो, आप मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। उद्भव सिंह शिवाच को लेकर बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। इस वक्त उन्हें भी शिवांगी और अच्छांश को कुछ देर अकेला छोड़ना सही समझा था। उनके जाने के बाद शिवांगी अच्छांश को दवा खिलाती हुई लेटने को कहती है। अच्छांश उसे अपने पास बैठाते हुए उसके गोद में सर रख लेता है। शिवांगी भी उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए, मेरी वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ रहा है? शिवांगी बोली, अच्छा और ये बताइए इतने अच्छे अच्छे ख्याल आपके दिल में आए कैसे? अच्छांश शिवांगी को देखते हुए, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने जो कहा वो सच है। शिवांगी बोली, ज्यादा दिमाग चलाना बंद कीजिए, कहा है ना, बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छांश बोला, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। उन लोगों ने जो किया है वो केवल गलती नहीं है, उन्होंने जानते बूझते गुनाह किया है। बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे अपने ही मेरी खुशियों के दुश्मन बन गए। क्या इन लोगों को इतने सालों में मेरे दर्द से तकलीफ से कभी कोई असर नहीं हुआ? कहते हुए उसकी आवाज भर्रा जाती है। शिवांगी अपनी हथेली उसके गालों पर रखती हुई, जानती हूँ जब अपने तकलीफ देते हैं तो उस दर्द का कोई दवा नहीं होता, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आपके कुछ और भी अपने हैं जिन्हें आपकी तकलीफ से बहुत तकलीफ होती है। आपके दोस्त, ऐसे दोस्त बहुत खुशनसीबी से मिलते हैं। अच्छांश अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आपको पता है कॉलेज में जो मधुर और कुणाल की गर्लफ्रेंड थी, दोनों ने उनसे शादी कर ली है। कुणाल तो पापा बनने वाला है, अनिका 6 मंथ प्रेग्नेंट है। शिवांगी खुश होते हुए, सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, और भी सबके बारे में बताइए ना। वैसे आपकी कंपनी और आपके नाम के बारे में तो न्यूज में सुनती रहती थी, लेकिन बाकियों के बारे में कोई खबर नहीं थी। क्या बाकी लोगों ने भी शादी कर ली है? अच्छांश बोला, सबने कर ली है, लेकिन अनिकेत मेरी वजह
से लड़कियों से नफरत करने लगा था। ये सुनते ही शिवांगी थोड़ा उदास हो जाती है। अच्छा मुंह बनाते हुए, बीबी ये तो गलत बात है, अभी आप मुझे कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से मना कर रही थी और खुद उदास हो गई। शिवांगी हल्का सा मुस्कुरा देती है। अच्छांश बोला, लेकिन अब वो शादी करने के लिए तैयार हो गया है। शिवांगी अच्छांश को हैरानी से देखने लगती है। अच्छांश अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, मैं सच कह रहा हूँ, और आपको पता है अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता करनी है। शिवांगी अच्छांश के चेहरे पर हंसी देख, ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात जाननी है जिसके लिए शादी करना जरूरी है? अच्छांश बोला, बता दूं? शिवांगी को अब और ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है। शिवांगी बोली, बताइए ना, ऐसी क्या बात है? अच्छांश शिवांगी के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए उसे अपने चेहरे पर झुकाकर बेहद सिलेक्टिव आवाज में उसे जानना है कि शिवांगी पूरी क्यूरियोसिटी से अच्छांश के आगे बोलने का वेट कर रही थी। अच्छांश बोला, उसे जानना है कि? शिवांगी झल्लाते हुए बोली, आगे भी तो बताइए। अच्छांश मुस्कुराते हुए उसके होठों को चूमकर, कि कैसे पता चलता है लड़कियों का फर्स्ट टाइम है। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आता। वो चिढ़ते हुए, ये क्या बात हुई? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, साफ साफ बताइए ना। अच्छांश बोला, मतलब आपको भी समझ नहीं आया? शिवांगी बोली, नहीं, ये फर्स्ट टाइम क्या होता है? अच्छांश बोला, फर्स्ट टाइम का मतलब है जब कोई लड़की पहली बार किसी लड़के से फिजिकल रिलेशन बनाती है। ये सुनते ही शिवांगी के कान और गाल गर्म हो जाते हैं। वो तो कुछ पल हैरानी से आंखें फाड़े अच्छांश की आंखों में देखती रह जाती है, लेकिन जल्दी ही सेंस में आते हुए अच्छांश से दूर हटने की कोशिश करती है। अच्छांश उसकी शर्माहट देखते हुए मुस्कुरा देता है। वो अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, क्या हुआ? आपको ही जानना था ना, मैं डिटेल में बताता हूँ। शिवांगी हकलाते हुए, मुझे मुझे कुछ नहीं जानना, छोड़िए मुझे। अच्छांश बोला, आपका लाल लाल चेहरा मेरे अरमानों को फिर से जगा रहा है। शिवांगी अच्छांश की आंखों पर अपनी हथेली रखते हुए, क्यों परेशान कर रहे हैं, चलिए सो जाइए। अच्छांश बोला, नहीं, मुझे प्यास लग रही है और इस तरह अपने पति को प्यासा रखना अच्छी बात नहीं है। शिवांगी बोली, तो मैं पानी पिलाती हूँ ना। अच्छांश बोला, मुझे पानी की नहीं, आपके प्यार की प्यास लगी है। कहते हुए शिवांगी के गर्दन पर थोड़ा और दबाव बनाते हुए उसके होठों को लॉक कर देता है। शिवांगी छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो अच्छांश पूरी शिद्दत से अपनी प्यास बुझाने में लग गया था। कुछ पलों में शिवांगी भी उसका साथ देने लगती है। लगभग 10 मिनट बीते होंगे, तभी शिवांगी का मोबाइल बजने लगता है। शिवांगी कसमसाते हुए छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छांश नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद अच्छांश शिवांगी से अलग होता है। शिवांगी अपना सर ऊपर करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अच्छांश भी पलटकर उसके पेट में अपना चेहरा छुपाते हुए खुद को शांत करता है। शिवांगी उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए पीछे बेड से पीठ टिका लेती है। बाहर पांचों दोस्त अस्मिता जी को सारी बात बता चुके थे। अस्मिता जी अपने सर पर हाथ रखे अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अनिकेत बोला, आंटी मैं जानता हूँ कि ये ऐसी बात है जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा, लेकिन यही सच है। अच्छ के मोबाइल में उन लोगों की कुछ बातें रिकॉर्ड है, मैं लेकर आता हूँ। अस्मिता जी बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में था और उसकी वजह कोई और नहीं, मेरे घर के ही लोग थे। अनिकेत उठकर अच्छांश के कमरे में आता है। तब तक शिवांगी अपना मोबाइल लेकर देख रही थी कि कॉल किसका आया है। अच्छांश उसके गोद में ही सो गया था। अनिकेत को देख शिवांगी हड़बड़ा जाती है। अनिकेत उसकी घबराहट समझते हुए, रिलैक्स, मैं अच्छ का मोबाइल लेने आया हूँ। शिवांगी बोली, वो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। कहते हुए अच्छांश का सर धीरे से उठाकर तकिए पर रखने लगती है, लेकिन अच्छांश की नींद भी कच्ची थी। वो अपने दोनों हाथों को जोर से उसकी कमर में लपेटे हुए, बीवी सोने दीजिए ना। ये सुनते ही शिवांगी अनिकेत से नजरें चुराने लगती है। अनिकेत के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो शिवांगी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। वो धीरे से, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, कहते हुए अच्छांश का मोबाइल लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। शिवांगी अनिकेत के जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए अच्छांश को देखती है जो आराम से सो रहा था। शिवांगी मुस्कुराते हुए फिर से अपना मोबाइल देखने लगती है जिस पर ब्रोकर का कॉल आया हुआ था। वो उसे कॉल करके बताती है कि कुछ देर में उनका एक आदमी पहुंच रहा है। बाहर अनिकेत अस्मिता जी को मोबाइल पर सारी रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद, आंटी हम लोगों को भी पहले यही लगा था कि शायद शिवांगी झूठ बोल रही है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग खुद अच्छे ने की है, संध्या के मोबाइल से। कुणाल बोला, इसके साथ ही हमने संध्या को अपनी आंखों से शिवांगी से अपना गुलाम कबूल करते सुना है। वो तो अच्छा आपकी कसम से बधा हुआ है, नहीं तो वो उसी वक्त संध्या को जान से मार देता। अस्मिता जी रोते हुए, ये मुझसे क्या हो गया? माँ तो अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है और मैं अपने ही हाथों अपने बेटे की खुशियों को आग लगा बैठी। सभी दोस्त उन्हें समझाते हुए शांत करते हैं। अनिकेत बोला, कुणाल तुम लोग आंटी जी को लेकर होटल चले जाओ, मुझसे भाभी को कुछ बात करना है, मैं आता हूँ। अस्मिता जी बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने बेटे से मिलना है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अनिकेत बोला, हम लोग समझ रहे हैं आंटी, लेकिन अच्छा अभी दवाइयों के असर से सो रहा है, भाभी उसके पास है, आप बाद में मिल लीजिएगा। अस्मिता जी बोली, अच्छा मुझे माफ तो कर देगा ना? और मुझे शिवांगी से भी माफी मांगनी होगी, मैंने उसे जाने अनजाने क्या क्या बोल दिया। तभी उन्हें शिवाची की याद आती है। वो उठते हुए, मेरा पोता, मुझे उससे
मिलना है? मैंने अपने गुस्से में उस बच्चे के बारे में भी क्या क्या सोच लिया। अनिकेत बोला, आंटी बात को समझिए, बस कुछ देर इंतजार कर लीजिए, अच्छा हंस के उठते ही हम कमरे में चलेंगे। लेकिन अस्मिता जी तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अनिकेत हार मानते हुए, अच्छा 5 मिनट रुकिए, मैं भाभी से बात करके आता हूँ प्लीज, कहते हुए वो कुणाल को इशारा कर अस्मिता जी को पकड़े रहने को कहता है। अनिकेत अंदर आते हुए, भाभी आंटी आप लोगों से मिलना चाहती हैं। शिवांगी बोली, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए, ठीक है उन्हें बगल वाले कमरे में लेकर आइए, उसमें बाहर की तरफ से भी एक दरवाजा होगा, पहले जाकर अंदर से उसे खोल दीजिए। अनिकेत जल्दी से सर हिलाते हुए उस कमरे में जाकर गेट को खोल देता है। उद्भव सिंह अनिकेत को देख, क्या हुआ बेटा? अनिकेत बोला, अंकल जी आंटी आप लोगों से मिलना चाहती है, मैं उन्हें कमरे में ला रहा हूँ। उद्भव सिंह बोले, ठीक है बेटा, कहते हुए वो शिवाज को भी गोद में ले लेते हैं। शिवांगी अच्छांश को बिल्कुल आहिस्ता से तकिए पर सुलाते हुए धीरे से उठकर खड़ी होती है। तभी अनिकेत भी आ जाता है। शिवांगी बोली, अनिकेत जी वो ब्रोकर का फोन आया था, वो होटल के पास इंतजार कर रहा है, क्या आप जाकर उससे मिल सकते हैं? अनिकेत बोला, बिल्कुल। शिवांगी उसका नंबर देते हुए, वो 3-4 फ्लैट दिखाने की बात कर रहा था, लेकिन सब अभी किराए पर हैं, आप अच्छे से सब देखकर फाइनल कर लीजिए, कल तक हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा 3 या 4 रूम का फ्लैट हो, और उसी के नीचे या ऊपर भी, अगर 2-3 रूम और मिल जाते हैं तो उसे भी ले लीजिएगा। कहते हुए वो अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर देते हुए, सारी बातें फाइनल हो जाए तो पेमेंट कर दीजिएगा। अनिकेत बोला, सब हो जाएगा भाभी, कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। शिवांगी बोली, लेकिन अनिकेत बोला, चिंता मत कीजिए, वो सब अच्छे बाद में फाइनल कर लेगा। शिवांगी सर हिला देती है, फिर वो अनिकेत के साथ अंदर कमरे की तरफ बढ़ जाती है, जहां कुणाल और बाकी दोस्त भी अस्मिता जी के साथ आ गए थे। अस्मिता जी शिवाज को देखते ही उसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन शिवाज उद्भव सिंह से चिपक जाता है। ये देख अस्मिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शिवांगी अंदर आती है। अनिकेत मधुर को लेकर चला जाता है। शिवांगी अस्मिता जी को देखते हुए, आप लोग पहले बैठ जाइए, मैं चाय मंगवाती हूँ। कुणाल बोला, नहीं शिवांगी, चाय मैं मंगवा देता हूँ, आप बैठिए। शिवांगी हाँ में सिर हिलाते हुए बेड के एक तरफ बैठते हुए, कहिए क्या बात करनी है? अस्मिता जी शिवांगी के पास आते हुए, बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। शिवांगी बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए आप परेशान मत होइए, मेरा इरादा आपको गिल्टी फील करवाने का नहीं था। मैंने बस आपको इसलिए बुलवाया क्योंकि इनका ऑपरेशन होने वाला है और इस वक्त इनको आपकी जरूरत है, इसलिए पिछली बातें भूलते हुए इनके साथ नॉर्मल होने की कोशिश कीजिए। ऑपरेशन के वक्त इतना स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्मिता जी बोली, हाँ ऑपरेशन सच में मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? शिवांगी हल्का सा मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल, आप लोग होटल चलकर आराम कर लीजिए, कल से हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुणाल बोला, अपना घर? शिवांगी बोली, हाँ वो मैंने यहाँ पर एक फ्लैट लेने का सोचा है, अनिकेत जी उसी के लिए ब्रोकर से मिलने गए हैं। अस्मिता जी बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन डोनर कौन है? शिवांगी बोली, आपके घर में जिससे उनका बोन मैरो मैच हुआ है वही है। अस्मिता जी हैरानी से, लेकिन वो लोग तो। शिवांगी बोली, जानती हूँ कीमत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए हमने भी उनकी बात मानने की सोची है। अस्मिता जी बोली, लेकिन अच्छ नहीं मानेगा, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं था। शिवांगी बोली, वो मान गए हैं, हम सारे पेपर तैयार करवा रहे हैं, 2-4 दिन में मैं खुद उन लोगों से बात करूंगी। अस्मिता जी हाँ में सिर हिलाते हुए चुपचाप शिवांगी को देखने लगी थी। शांत और सादगी से भरा चेहरा, लेकिन एक अलग ही चमक जो किसी को भी अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दे। शिवांगी उनकी नजरों से थोड़ी असहज हो रही थी, इसलिए वो उठते हुए, आप लोग होटल चले जाइए, सफर से थके हुए होंगे, फ्रेश होकर लंच कर लीजिएगा। अस्मिता जी बोली, नहीं हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर से चले थे, इन लोगों ने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं, सीधे कहा कि अच्छे ने मुंबई बुलाया है कुछ जरूरी काम से, मुझे अपने बेटे के पास रहना है, कहते हुए वो शिवाज की तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी। वो मन ही मन शिवाज को गौर से देखते हुए, ये तो बिल्कुल अच्छ की फोटो कॉपी है, बचपन से मेरा अच्छ बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता था, मैंने गुस्से में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और न जाने क्या क्या कह दिया। शिवांगी अस्मिता जी की नजरों का पीछा करते हुए शिवाज को देखती है, जो उद्भव सिंह की गोद में ही अब सोने लगा था। शिवांगी बोली, ठीक है आप इनके वाले कमरे में सोफे पर आराम कर लीजिए, मैं लंच मंगवा देती हूँ। तभी एक वार्ड बॉय कमरे में चाय लेकर आता है। कुणाल उसके हाथ से चाय लेते हुए, अभी भूख नहीं है? शिवांगी बोली, तुम इतना परेशान मत हो, कहते हुए सबके हाथ में चाय देता है। सभी चुपचाप चाय पीने लगते हैं, किसी के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं था। पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अस्मिता जी चाय पीकर अंशांश के कमरे में आती हैं, अच्छ को सोया देख उसके पास बैठते हुए उसके सर को सहलाने लगती है। बाकी तीनों दोस्त भी अंशांश वाले कमरे में आ जाते हैं। शिवांगी बोली, डैड आप भी आराम कर लीजिए, ये अभी सो रहा है, इसे भी सुला दीजिए। उसके बाद शिवांगी अच्छांश के कमरे में आकर अपना लैपटॉप लेते हुए फिर उद्भव सिंह वाले कमरे में आ जाती है। उद्भव सिंह शिवाची के साथ लेट गए थे। शिवांगी सोफे पर बैठ अपना कुछ ऑफिस का काम देखने लगती है। वो अपने मोबाइल से एक ऐप इंस्टॉल करते हुए उससे सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती है। लगभग आधे घंटे में एक डिलीवरी बॉय तुरंत खाना पहुंचा जाता है। टेबल पर खाना रखते हुए सबको पहले खाना खाने के लिए शिवांगी कहती है। तीनों दोस्त सोफे पर बैठे बैठे ही सोने लगे थे। खाना देखकर जल्दी से फ्रेश होकर आते
हैं। अस्मिता जी मना करती हैं, लेकिन शिवांगी उन्हें भी उन लोगों के साथ बैठाकर खाना परोसती है। खाना खाने के बाद भी कोई भी होटल जाने के लिए तैयार नहीं था। अस्मिता जी फिर से अच्छांश के पास बैठ गई थी। शिवांगी अपने बैग से एक चादर निकालते हुए नीचे फर्श पर बिछाकर तीनों दोस्तों को आराम करने को कहती है। तीनों दोस्त सोफे से लेकर चादर पर लेट जाते हैं। शिवांगी फिर से अपने काम में डूब जाती है। लगभग 2 घंटे बाद अच्छांश की नींद खुलती है। अस्मिता जी बेड से सर टिकाए सो गई थी। अच्छांश उन्हें देखकर उठकर बैठता है। अपने दोस्तों को भी वहीं फर्श पर और सोफे पर सोया देख मुस्कुरा देता है। बेड पर से उठकर शिवांगी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर फिर से अस्मिता जी पर आ जाती है। दिल में थोड़ी कड़वाहट थी, लेकिन फिर भी वो ये नहीं भूल सकता था कि वो उसकी माँ है। वो धीरे से झुककर अस्मिता जी को अच्छे से बेड पर सुला देता है। फिर वो दूसरे वाले कमरे में चला जाता है। शिवांगी शायद कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी। अच्छांश को देख मुस्कुरा देती है। अच्छांश उसके पास आकर बैठते हुए लैपटॉप हटाकर फिर से उसके गोद में सर रख लेता है। शिवांगी वीडियो ऑफ करते हुए कुछ देर में मीटिंग खत्म करती है। कानों से ब्लूटूथ निकाल कर लैपटॉप ऑफ करते हुए एक तरफ रख देती है। टाइम देखती है तो 3 बज गए थे। शिवांगी अच्छांश के माथे को चूमते हुए, जूस का टाइम हो रहा है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छांश बोला, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। शिवांगी बोली, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। अच्छांश बोला, थोड़ी देर बाद पी लूंगा, पहले ये बताइए माँ ने फिर कुछ कहा तो नहीं? शिवांगी नहीं कहते हुए उसे सारी बात बता देती है। अच्छांश बोला, अनिकेत और मधुर कहाँ हैं? तभी वे दोनों अंदर आते हुए, आपने बुलाया, हम चले आए। शिवांगी दोनों को देख अच्छांश को उठाने लगती है, लेकिन अच्छांश और ज्यादा शिवांगी को पकड़ते हुए बेशर्मों की तरह उसे दूर नहीं हटता। उद्भव सिंह नींद में थे, ये देख उसका मन और बढ़ गया था। अनिकेत और मधुर मुस्कुरा देते हैं। शिवांगी धीरे से, ये क्या कर रहे हैं, प्लीज हटिए। अच्छांश शिवांगी की बातों को इग्नोर करते हुए, तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठो, अब बताओ कहाँ गए थे तुम लोग? अनिकेत मधुर के साथ वहीं बेड पर बैठते हुए, फ्लैट देखने गए थे भाभी। एक फ्लैट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। 4 रूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट, वॉशरूम और बीच में हॉल है। मंथली किराया 25,000 रुपए है। हमने इस मंथ का रुपया देकर एक एग्रीमेंट पेपर ले लिया है। उसी के फ्लैट के नीचे वाला दूसरा फ्लोर भी हमें मिल गया है, यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर है। शिवांगी बोली, ओके, मैं बॉडीगार्ड को सारा सामान सेट करने के लिए कह देती हूँ। नीचे वाले फ्लोर पर सारे बॉडीगार्ड रहेंगे। मधुर बोला, वाट, नीचे वाला फ्लोर बॉडीगार्ड के लिए लिया है? शिवांगी बोली, हाँ, उन लोगों को भी तो आराम की जरूरत होती है, फिर वो कहाँ रहेंगे? अच्छांश मुस्कुरा देता है। शिवांगी आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए अच्छांश को हटने को कहती है। अच्छांश भी अब ज्यादा परेशान ना करते हुए उठकर बैठ जाता है। शिवांगी बाहर निकलकर कैंटीन एरिया में आ जाती है। वहां से अच्छांश के लिए जूस और मधुर और अनिकेत के लिए चाय और बिस्कुट लेकर आती है। कुछ देर में बाकी तीनों दोस्त भी उठ जाते हैं। सभी बैठकर अच्छांश से बात करने लगते हैं। तभी शिवाची भी उठ जाता है। शिवांगी उसे गोद में उठाते हुए बाथरूम में ले जाकर हाथ मुंह धुलाती है। फिर थर्मस से दूध निकालकर उसे पीने के लिए देती है, लेकिन वो मुंह पर अपने हाथ रखते हुए अच्छांश के पास भागकर आ जाता है। अच्छांश उसे गोद में उठा लेता है। शिवांगी दूध का गिलास लेकर उसके पीछे आते हुए, शिवाच, चुपचाप ये दूध फिनिश कीजिए। शिवाच अच्छांश के सीने में मुंह छुपाते हुए, मुझे दूध नहीं पीना। अच्छांश शिवांगी के हाथों से गिलास लेते हुए टेबल पर रखकर, ओके, फिर क्या खाइएगा? ये सुनते ही शिवाच जल्दी से अपने छोटे छोटे दोनों हाथ अच्छांश के गले में डालते हुए, मुझे आइसक्रीम खाना है। ये सुनते ही अच्छांश के साथ सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन शिवांगी अभी भी शिवाच को घूर रही थी। अच्छांश बोला, ओके, तो हम अभी मंगा देते हैं अपने बेटे के लिए आइसक्रीम। कौन सा वाला पसंद है आपको? उद्भव सिंह बोले, कोई भी। इसे नहीं पता कि फ्लेवर क्या होता है, इसे आइसक्रीम से मतलब होता है। वैसे बटर स्कॉच बहुत अच्छे से खाता है। शिवांगी की नजर अब उद्भव सिंह की तरफ गई। उद्भव सिंह शिवांगी को देखते हुए, देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो केवल बताया है। शिवांगी अच्छांश को देखते हुए, आइसक्रीम खाएगा तो दूध कौन पिएगा? शिवाच बोला, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छांश हंसते हुए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पी लेगा। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से अस्मिता जी की आवाज आती है, कोई बात नहीं, दूध मैं पी लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा तो आज आइसक्रीम ही खाएगा। शिवांगी अब आगे कुछ नहीं बोल पाती। शिवाच अच्छांश की गोद से ही अस्मिता जी को देखने लगता है। अस्मिता जी उसके पास आते हुए, आप मुझे बताइए कि कौन सी आइसक्रीम खानी है, मैं सारी आइसक्रीम दिला दूंगी। शिवाच ये सुनते ही अपनी आंखों में चमक भरते हुए अस्मिता जी को देखने लगता है। अस्मिता जी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन शिवाच फिर से अच्छांश के सीने में मुंह छुपा लेता है। ये देख अस्मिता जी के चेहरे पर उदासी छाने लगती है। अच्छांश बोला, माँ, थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दी आपको भी पहचान लेगा। अस्मिता जी केवल हाँ में सर हिलाते हुए शिवाच के बालों पर हाथ फेर देती हैं। अनिकेत बोला, भाई तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तो अपने भतीजे को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ, कहते हुए शिवाच को गोद में ले लेता है। शिवाच भी आइसक्रीम के नाम पर अनिकेत के गोद में चला जाता है। ये देख बाकी लड़के अनिकेत को घूर घूर कर देख रहे थे। अनिकेत उन सबको इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। बाकी चारों भी उसके पीछे जाते हुए, अनिकेत देख, ये तू बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, भतीजा हम लोगों का भी है, लेकिन हम लोगों की तरफ देख भी नहीं रहा है। अनिकेत चलते हुए, अरे तो इसमें मेरी
क्या गलती है? तुम भी जाओ, मेरे भतीजे को मनाने के लिए कुछ स्पेशल लेकर आओ। कुणाल बोला, गलती कर दी हमने तुम्हें अच्छांश के साथ भेजकर। हम लोग भी साथ जाते तो शिवाच हमारी गोद में भी आता। लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना, एक बार ये हम लोगों को पहचान ले, उसके बाद तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अनिकेत बोला, देख तू खुद बाप बनने वाला है, अपने बच्चे के साथ खेलना, और तुम तीनों भी अब अपना अपना बेबी प्लान कर लो। मैं सिंगल हूँ, इसलिए मेरा भतीजा मेरे पास रहेगा, है ना शिव? शिवाच को ज्यादा समझ तो नहीं आया, उसने केवल हाँ में सिर हिला दिया। मधुर बोला, शिवाच आपको बैलून पसंद है, आप मेरे गोद में आएंगे तो मैं ढेर सारा बैलून दिलाऊंगा। तभी अनेस बोला, अरे बैलून तो फूट जाएगा, मैं ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगा। नितिन बोला, खिलौने से कौन सा पेट भरता है शिवाच, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जो पसंद होगा वो खिलाऊंगा, पिज्जा बर्गर। शिवाच सबकी बातें सुन सुनकर खुश हो रहा था। तभी कुणाल बोला, देखो शिवाच, मेरे पास आओगे तो मैं हमेशा तुम्हें मम्मा से दूध पीने से बचा लूंगा। शिवाच ये सुनकर सबसे ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है। वो मुंह फुलाते हुए, लेकिन अभी तो आपने मुझे नहीं बचाया, मुझे उस आंटी ने बचाया। सभी ये सुनकर कुणाल को देखकर हंसने लगते हैं। सभी इस वक्त अस्पताल के बाहर आ गए थे। पांचों ने 5 फ्लेवर का आइसक्रीम ले लिया था और शिवाच बारी बारी से सबकी गोद में जाकर आइसक्रीम खत्म कर रहा था। शिवाच के साथ 5 बच्चे बने हुए थे। शिवाच भी उनके साथ खुश होकर एंजॉय कर रहा था। अस्पताल में उन लोगों के जाने के बाद शिवांगी भी दूसरे कमरे में आ गई। उद्भव सिंह भी बहाना बनाकर अस्पताल के कैंटीन एरिया में आकर चाय पीने लगे। अब कमरे में केवल अच्छांश और अस्मिता जी थे। अस्मिता जी बोली, अच्छा मुझे माफ कर दे बेटा। अच्छांश बोला, माँ आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जानता हूँ कि जो भी हुआ वो सब आपसे अनजाने में हुआ। लेकिन माँ, इतना सब होने के बाद भी एक बार इन 4 सालों में आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ये बात आप मुझे बताएं? मैं तो ये समझता रहा कि उनको शिवांगी के बारे में कोई पता ही नहीं है। अगर मुझे हल्का सा भी डाउट होता तो मुझे सच तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही इस बात का डर था कि अगर उन्हें शिवांगी के बारे में कुछ भी पता लगा तो वो जरूर मुझे उससे अलग करने की कोशिश करेंगे। अस्मिता जी बोली, गलती हो गई बेटा, मैंने तुम्हें ना बताकर जाने अनजाने ही सही तुम लोगों की गुनाहगार तो बन ही गई हूँ। लेकिन मेरा यकीन मान, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। फिर जो बातें हमारे सामने आई उस वजह से मुझे भी लगने लगा कि शायद शिवांगी तुम्हारे लायक नहीं है, और ये सब बातें बताकर मैं तुम्हें कहीं और तकलीफ ना पहुंचा दूं। आई एम सॉरी बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। अच्छांश बोला, माफी वाली कोई बात नहीं है माँ, अब बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं जब उनके गुनाहों की सजा दूं तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। अस्मिता जी बोली, बिल्कुल नहीं, अब जब सब सच सामने है तो मैं खुद उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम लोगों ने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, बाप की तरह दर्जा दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बात और, आज मैं तुम्हें अपनी उस कसम से आजाद करती हूँ जो संध्या के लिए तुझे दिया था। तू उसे ऐसी सजा दे कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस हो। चेहरे से इतने मासूम और दिल कोयले से भी काला, ऐसी लड़कियों की वजह से लोग किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा नहीं कर पाते। अच्छांश बोला, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन माँ आप तो इससे सिसोदिया परिवार को जानती थी ना, क्या आपको पता है कि विराज मल्होत्रा उसका भाई कैसे है? अस्मिता जी बोली, नहीं बेटा, मैं भी इस बारे में नहीं जानती हूँ। जब तुम्हारे पापा थे तो बस उसके मम्मी पापा से मैं मिली थी, फिर तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। बस तुम्हारे दादाजी उन लोगों से मिलते जुलते थे, मैंने तो खुद इस संध्या को कभी नहीं देखा था। अच्छांश बोला, कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा। दोनों इसी तरह कुछ बातें करने लगे। शिवांगी और उद्भव सिंह बाहर बॉडीगार्ड के साथ घर का सेटअप करने चले गए। शिवाच्छा और 5 लड़के जब हॉस्पिटल आए तो शिवाच्छा अच्छांश की गोद में जाते हुए सारी बातें बताता है। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अनिकेत बोला, ऐसे क्या देख रही हैं आंटी? अस्मिता जी बोली, यही कि ये बिल्कुल अच्छे जैसा है, इसके सारे हाव भाव बिल्कुल इसकी तरह ही है। बचपन में तुम लोगों को याद है, मुझसे छुपा कर अपने अपने पापा से पैसे लेकर तुम तीनों केवल आइसक्रीम खरीद कर खाते थे। कुणाल बोला, ये तो आपने सही कहा आंटी, ये शक्ल और अक्ल दोनों में अपने बाप पर गया है। शिवांगी की मासूमियत केवल इसमें है। अस्मिता जी बोली, हाँ बिल्कुल, सादगी भरा चेहरा ही उसकी खूबसूरती है, तभी ये मेरा बेटा उसके लिए पगलाया हुआ था। अच्छा मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देख रहा था। अनीस बोला, आंटी ये तो शिवांगी के लिए पहली नजर से ही बेचैन रहता था। अस्मिता जी बोली, इसलिए तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया था, कहते हुए मुंह फुला लेती हैं। अच्छांश बोला, माँ ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मधुर बोला, अच्छा हम लोग झूठ बोल रहे हैं, याद है ना जब शिवांगी पहली बार स्कूल आई थी और तू उसे देख क्लास में जाना भूल गया था। अस्मिता जी बोली, अब तो हमें भी तुम्हारी शिवांगी के बारे में जानना है, चलो बताओ वो तुम्हें मिली कहाँ? अनिकेत बोला, ये क्या बताएगा, हम लोग बताते हैं ना, इसके मजनूगिरी की कहानी। आंटी हम लोग 12वीं में थे और शिवांगी 11वीं में भी एडमिशन ली हुई थी। पहले दिन ही जैसे वो स्कूल में आई, हम लोग ग्राउंड से होते हुए अपने क्लास में जाने वाले थे, लेकिन इसकी नजर शिवांगी पर गई और ऐसी गई कि ये सब कुछ भूल गया। उसके बाद इसका हर दिन का हो गया, स्कूल आते समय और जाते समय शिवांगी को देखना। पूरे 1 साल इसका यही चलता रहा। अस्मिता जी हैरान होते हुए, क्या इसने कभी शिवांगी से बात नहीं की? सभी दोस्त नामे सिर हिलाते हुए। शिवांगी इतनी डरी सहमी रहती थी कि ये उसके पास गया ही नहीं। शिवांगी को तो कुछ पता भी नहीं था, वो क्लास में भी ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। अस्मिता जी बोली, तो ये दोनों एक साथ कैसे आए?
कुणाल बोला, कॉलेज में। स्कूल से निकलने के बाद 1 साल तक ये हमेशा शिवांगी को देखने स्कूल जाता। इसी बीच उसका पीछा करते हुए उसके घर तक भी चला गया। फिर इसे उसके परिवार के बारे में पता चला। 1 साल बाद शिवांगी हमारे ही कॉलेज में आई और पहले दिन ही उस विराज से पंगा हो गया। सारे दोस्त अस्मिता जी को पूरी स्टोरी सुना रहे थे। आज शांत शिवाज को लेकर दूसरे वाले कमरे में आया। शिवांगी को ना देख चारों तरफ ढूंढते हुए फिर से उन लोगों के पास आकर, शिवांगी कहाँ है? अनिकेत बोला, हम लोगों को क्या मालूम, भाभी तो यही थी ना। अच्छांश बोला, कमरे में नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं गई। कुणाल बोला, घबरा क्यों रहा है, कॉल करके पूछ। अच्छांश शिवांगी का नंबर निकालकर कॉल करता है। शिवांगी उसे बता देती है कि वो फ्लैट पर आई हुई है, सारी जरूरी चीजें सेट करवा रही है। ये सुन अच्छांश राहत की सांस लेता है। अच्छांश शिवाज को लेकर बेड पर आ जाता है। बाकी सब वही फिर से बातें करने लगते हैं। शिवांगी सारा काम फिनिश करने के बाद बॉडीगार्ड को गैस चूल्हा सिलेंडर का इंतजाम करने को कहती है। उद्भव सिंह वहीं फ्लैट पर रह जाते हैं। शिवांगी वहां से निकलकर होटल पहुंचकर पूरा बिल क्लियर करके सबका सामान फ्लैट पर पहुंचवा देती है। वहां से हॉस्पिटल आते आते 8 बजे रात हो चुका था। शिवाज भी अब शिवांगी को ढूंढने लगा था। शिवांगी सबके लिए उधर से ही खाना पैक करवा कर ले आती है। खाना खाने के बाद अच्छांश सबको फ्लैट पर जाने को कहता है। जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन अस्पताल में इतने लोग रह भी नहीं सकते थे। अनिकेत को छोड़कर बाकी सब अस्मिता जी के साथ फ्लैट पर आ गए। उद्भव सिंह अपने कमरे में थे, दूसरे कमरे में अस्मिता जी और बाकी 2 कमरों में चारों दोस्त सो गए। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। अगले दिन अच्छांश की कुछ रिपोर्ट आ गई थी। 2 रिपोर्ट अगले दिन आने वाले थे। अच्छांश सभी को किसी तरह मनाकर जयपुर जाने को कहता है, क्योंकि सबके यहाँ होने से काम पर भी असर पड़ रहा था। अनिका को भी कुणाल की जरूरत थी। अनिकेत और अस्मिता जी को छोड़कर किसी तरह सब जयपुर लौट जाते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि ऑपरेशन के समय सब यहाँ आएंगे। अच्छांश भी मान जाता है। अच्छांश भी फ्लैट पर आ जाता है। 4 रूम का फ्लैट। शिवांगी ने अच्छे से सारी चीज एडजस्ट कर दी थी। शिवाज सभी से घुल मिल गया था। अच्छांश और शिवांगी से समझाने पर अस्मिता जी के पास भी जाने लगा था। अच्छांश की सारी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर अच्छांश को एक कीमोथेरेपी चढ़ाने का फैसला लेते हैं। शिवांगी अच्छांश का पूरा ख्याल रख रही थी। आज डॉक्टर अच्छांश को कीमोथेरेपी के लिए ले जाने वाले थे। शिवांगी अच्छांश के साथ सुबह ही हॉस्पिटल आ गई थी। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़े हुए बेड पर बैठा हुआ था। शिवांगी अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को असहनीय दर्द होता है। उसकी आंखें बार बार नम हो जा रही थी। घबराहट तो अच्छांश को भी थी, लेकिन शिवांगी का डर भी महसूस कर पा रहा था। अच्छांश शिवांगी को गले लगाते हुए, कुछ नहीं होगा मुझे, आप है ना बीबी? शिवांगी बोली, मैं हमेशा हूँ। अनिकेत डॉक्टर के साथ अंदर आता है। डॉक्टर बोले, सारी तैयारियां हो गई है मैम, अब आप बाहर जाइए। शिवांगी अच्छांश को देखते हुए उसके हथेली को चूमते हुए, मैं बाहर ही हूँ। अनिकेत और शिवांगी बाहर आ जाते हैं। शिवांगी अपने एक हाथों की उंगलियों को दूसरे हाथों में बार बार उलझा रही थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि कीमो चढ़ाने पर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और कमजोरी भी बहुत महसूस होती है। ना चाहते हुए भी बार बार शिवांगी की आंखों में आंसू आ जा रहे थे। अच्छांश के दर्द को महसूस कर वो ऊपर देखते हुए, महादेव शक्ति देना उन्हें, उनकी सारी तकलीफ मुझे दे दो, बोलते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। क्या अच्छांश की फैमिली वाले उसकी पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी बोन मैरो देने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होगी, तो आप लोग कहानी में बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।